सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ पावर सिस्टम का सेशन 2। तो ये हमारा पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, रैपिड फायर रहेगा, जिसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लेती हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक क्लास ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस सेशन की हो चुकी है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। और जितने भी स्टूडेंट हमसे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप हमारा सर्किट थ्योरी का भी क्लासेस देखिए। वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक कवर किया है और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व किया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में और आगे चल करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी पास आउट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए लेक्चर बहुत ही यूजफुल होगा। और साइड बाय साइड हमारा यूपी RVUNL का भी हमारा जेई का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। तो रैपिड फायर सेशन हमारा चल रहा है, जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर का और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बता रही हूँ। तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज का हमारा ये वाला कोर्स है, जिसमें प्रैक्टिस सेशन चलेगा। ग्राफी पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। तो ऑलरेडी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज लिंक को क्लिक करके नीचे परचेज कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को SSC JEE के रिगार्डिंग पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर बच्चा एक और यूजफुल इन्फॉर्मेशन, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी बुक की रिक्वायरमेंट है, तो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं या फिर आप हार्ड कॉपी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बच्चा, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आइए आज का हम नया फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन हम करेंगे, और अभी एक दो क्वेश्चन के बाद हमारा जबरदस्त क्वेश्चन आएगा पर यूनिट का, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, प्लीज आप लोग इसका आंसर करिए। और कुछ क्वेश्चन भी दूंगी होमवर्क के लिए, जिससे आप अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ, आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वैसे आप लोगों से डिस्कशन किया था। डिमांड फैक्टर का, लोड फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, पीक लोड, उसके बाद कनेक्टेड लोड। तो ये सारा चीज मैंने डिस्कशन किया था हमारी पिछली वाली क्लास में। प्लीज आप लोग देखिए। और आज का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर है इनटू मैक्सिमम डिमांड क्या होता है। तो ऑप्शन आप लोगों को ढेर सारा है। एवरेज डिमांड, ऑप्शन बी सम ऑफ कंज्यूमर मैक्सिमम डिमांड, ऑप्शन सी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ऑप्शन डी जनरेटेड कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या है। यहाँ पर हम लोगों को पूछ रहा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। तो यहां से हम अगर डाइवर्सिटी फैक्टर देखते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, या फिर सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड्स या लोड अपॉन में, ये डिमांड्स होगा क्योंकि हम बहुत सारे का सम कर रहे हैं, अपॉन में मैक्सिमम डिमांड, कोइंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन में देखिए न्यूमेरिकल में मेंशन होगा कि सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड कितना है और मैक्सिमम डिमांड कितना है। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, डिमांड फैक्टर अलग है, देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर अलग है। अब ये आप मुझे बताइए कि जो सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड रहेगा, जो हम ये है सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, ये तो हमेशा ग्रेटर होगा कोइंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड से, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या इंडिविजुअल है, तो हम ये कह सकते हैं न्यूमरेटर हमारा ज्यादा है, तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। और ये हमारा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डाइवर्सिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डाइवर्सिटी फैक्टर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिमांड के साथ, तो हमारा क्या होगा सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड हमें मिलेगा। ठीक है, तो
इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज आप इसे मार्क कर लीजिए, बी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? प्लीज नोट डाउन करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा जो आप सॉल्व करने वाले हैं, इसी से कुछ रिलेटेड है, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। फटाफट आप लोग सॉल्व करके आप लोग आंसर नहीं बताते हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं। आप लोग आंसर बताइए अच्छा सॉल्व करके। तो देखिए, उससे पहले एक पिछली क्लास में मैंने आई थिंक 1/√3 की वैल्यू गलत बता दिया था शायद मिस्टेक से। तो ये हो जाता है 1/√3 = 0.577 होता है, और √3 की वैल्यू √3/2 की वैल्यू 0.866 होता है। तो प्लीज आप इसे करेक्ट कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है। ये मैंने बताया था 1/√2, तो ये सारी वैल्यू प्लीज आप लोग एक बार लिख लीजिए एक जगह पे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर लेती हूँ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड इज 2.694 किलोवाट एंड द मैक्सिमम डिमांड एट एनी टाइम इज 0.9 किलोवाट, व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को जो दिया है सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए 2.694 किलोवाट दिया है, और हमारा जो मैक्सिमम डिमांड दिया है एट एनी टाइम, मैक्सिमम डिमांड वो कितना दिया है 0.9 दिया है, 0.9 दिया हुआ है किलोवाट। ओके, तो अब डाइवर्सिटी फैक्टर इसमें कुछ भी नहीं है, अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया। तो डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू हमारा सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड 2.694 किलोवाट अपॉन में 0.9। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर बताइए कितना आया। आप लोगों का आंसर कितना आया, तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका आंसर ए होने की वजह से आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि डाइवर्सिटी फैक्टर कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोगों को डिवाइड एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आप जितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना आपका आंसर आएगा डेफिनेटली अच्छे तरीके से। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस ग्रेटर देन 1 तो हो ही रहा है, साथ साथ में इसका आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। 2.99 इसका आंसर है, तो नोट डाउन कर लीजिए ये वाला। तो यहाँ पर मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, आप लोग डिवाइड करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप लोगों के सामने देखिए फ्रेंड्स, आ जाता है आज का थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एमपी एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं रब कर देती हूँ, फिर आप लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगी कि थर्ड कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए सेशन को आप सभी लोग। देखिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, आपके स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, वो क्या है, देखिए बोल रहा है कि इन अ 3-phase 5 किलोवाट 5 MVA सिस्टम व्हाट इज द बेस इम्पिडेंस। बेस इम्पिडेंस क्या है बोल रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोगों को जो रेटिंग दिया है वो हमारा 5 MVA रेटिंग दिया है 3-phase सिस्टम का, और 5 kV दिया है, ठीक है। 5 kV और हमारा 5 MVA दिया है 3-phase सिस्टम में। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है, देखिए पर यूनिट का। क्या कंसेप्ट होता है, पर यूनिट का कंसेप्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पर यूनिट क्या होता है। देखिए, हमारे सिस्टम में क्या होता है, एक एक्चुअल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक एक्चुअल क्वांटिटी। जैसे सिंपली अगर मैं परसेंटेज बोलूं कि 5% है, तो 5% मतलब क्या है, 5/100। तो कुछ ना कुछ तो बेस होगा। तो अगर मैं 100 लूंगी बेस, तो 100 के ऊपर ये 5 है। तो ये हमारा क्या है, 2 वैल्यूज है। तो एक होती है एक्चुअल क्वांटिटी और एक होती है हमारी बेस क्वांटिटी, ठीक है, बेस क्वांटिटी। तो पर यूनिट मतलब परसेंटेज, सिंपली परसेंटेज। अगर मैं बोलूं कि पर यूनिट को हम डिफाइन करेंगे कैसे, तो पर यूनिट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी टू द बेस क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी टू द बेस क्वांटिटी, है ना, बेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है बच्चा, बेस क्वांटिटी। अब यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ बेस क्वांटिटी 100 है और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी क्या है, 5 ओम है। तो यहाँ से ये दोनों की यूनिट तो सेम होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस के टर्म में है, एक्चुअल वैल्यू ओम्स में है,
बेस वैल्यू ओम्स में है, तो ओम कट करके हम कहेंगे कि इसको हम डिफाइन करते हैं पर यूनिट से, और इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिट नहीं होगा, ठीक है, यूनिटलेस। तो ये अगर आप लोगों को कहीं डेफिनेशन पूछता है पर यूनिट का, तो ये होता है एक्चुअल अपॉन में बेस। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम एक्चुअल अपॉन में बेस। अब जब आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे पूरा इन डेप्थ में, पर यूनिट का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये बेस क्वांटिटी निकालते कैसे हैं। हाल फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को जो फॉर्मूला है वो बता देती हूँ, तो ये नोट डाउन आप कर लीजिए अच्छे तरीके से, ये नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारा बेस पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारा बेस का जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेस इंपेडेंस बताइए, ठीक है, बेस इंपेडेंस बताइए। तो हमारा जो बेस निकालने का तरीका होता है इंपेडेंस यानी कि Z, बेस इंपेडेंस वो होता है kV स्क्वायर अपॉन में MVA। क्या होता है? kV स्क्वायर अपॉन में MVA। बहुत ही सिंपल है, ये सारा कंसेप्ट होता है, डेरिवेशन होता है, बट क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो डेरिवेशन हम यहाँ नहीं कर सकते। अदरवाइज बेसिक क्लास में हम ये भी बताएंगे कि ये डेरिवेशन कहाँ से आया है। तो kV स्क्वायर, ये याद रखिए, ये किलो वोल्ट है, और ये क्या है? ये हमारा MVA रेटिंग है, तो डायरेक्ट हमारा ये हो सकता है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये MVA में दिया रहा है, जैसे ये मेगा है, मेगा वोल्ट एम्पियर है, ये किलो वोल्ट है, तो यहाँ पर कभी KVA दे सकता है, कभी यहाँ वोल्ट दे सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है आप ये याद रखिए कि kV स्क्वायर अपॉन में MVA होता है। तो ZB इज इक्वल टू, ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, kV स्क्वायर अपॉन में MVA। समझ में आया? तो इसे आप ट्रिपल स्टार करके फॉर्मूला शीट जहां बनाते हैं वहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है, अब आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो Z बेस इज इक्वल टू kV स्क्वायर, तो डायरेक्ट kV में दिया है तो 5 स्क्वायर अपॉन MVA, ये MVA डायरेक्ट में दिया है तो अपॉन में MVA 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 5 इक्वल टू 5 हमारा ओम्स आ रहा है, ठीक है, 5 हमारा ओम आ रहा है। तो इसके लिए जो ZB आएगा वो हमारा 5 ओम आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे नहीं बताइए। तो ये हमारा आ गया आज का आंसर, और इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर कितना है? इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर A है, तो A हमारा एक करेक्ट आंसर है। समझ में आया आप सभी लोगों को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हमारे 4th नंबर क्वेश्चन में। तो 4th नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, आप इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन 4th है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पावर सिस्टम का अगर मैं बोलूँ बेसिक में, तो ये बेसिक जो कंसेप्ट है पर यूनिट का बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे अपीयर होगा 4th नंबर का। ये क्वेश्चन में बोल रहा है जो हमारा Z ओल्ड पर यूनिट है, इट इज द per unit impedance on a power base S old and the base voltage V old. What would be the per unit impedance on a new base SB and new voltage VB? तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है आप लोगों को 4th क्वेश्चन के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कर लीजिए। अगर पर यूनिट में जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने अभी बताया था Z का kV स्क्वायर अपॉन में MVA, सेकंड ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये हमारा होता है, देखिए Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड इनटू, देखिए मैं कैसे याद रखती हूँ, ओल्ड न्यू ओल्ड, तो अभी हमारा ओल्ड हो चुका है, न्यू आएगा, तो बेस न्यू अपॉन में MVA ओल्ड इनटू, अब kV आता है तो kV ओल्ड अपॉन में kV न्यू का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला है? देखिए न्यू आप लोगों को निकालने बोलता है, जबकि आपको ओल्ड की वैल्यू दी होती है, और यहाँ पर होता है MVA न्यू अपॉन में MVA ओल्ड। जो रेटिंग दिया रहता है MVA में, जैसे 50 MVA दिया तो ये हमारी वैल्यू दी रहती है, इनटू kV, किलो वोल्ट में हमारा रेटिंग दिया रहता है, तो ओल्ड न्यू ओल्ड का होल स्क्वायर है। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, और इसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क कर लीजिए। तो दो फॉर्मूला हमने देख लिया। अभी हमने देखा कि जो हमारा Z आ रहा था, Z क्या आ रहा था? इम्पिडेंस इक्वल टू kV स्क्वायर अपॉन में MVA, और ये हमारा क्या था? ये हमारा बेसिक था। तो अगर यहाँ पर आपको सफिक्स में बेस दिया रहा तो समझ जाइए कैपिटल B या स्मॉल b से कहीं लिखा रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला के आधार पे एक नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, और आप इसे इस फॉर्मूले का यूज करके मुझे आंसर बताइए,
ठीक है, मजा आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी आता है और इम्पोर्टेंट भी होता है ये आपके पूरे पावर सिस्टम के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए देखिए मैं डेटा रीड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा है देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा और देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है मैं लिख देती हूँ डेटा। क्वेश्चन में बोला है द इम्पीडेंस पर फेस ऑफ अ 3-phase ट्रांसमिशन लाइन ऑन अ बेस ऑफ 100 MVA 100 किलोवोल्ट इज 2 पर यूनिट। यानी कि जो बेस है हमारा 100 MVA और 100 kV, उस समय जो इम्पीडेंस दिया रहा वो 2 पर यूनिट है। द वैल्यू ऑफ दिस इम्पीडेंस ऑन अ बेस ऑफ 400 MVA एंड 400 किलोवोल्ट विल बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें ये बोला है कि जो हमारा ओल्ड है, ओल्ड में हमारा रेटिंग क्या क्या गिवन है, 100 MVA गिवन है और 100 हमारा किलोवोल्ट गिवन है। जबकि जो हमारा इम्पीडेंस है वो कितना दिया है, 2 पर यूनिट। तो यहाँ पर बोला भी है, आराम से क्वेश्चन है कि जो इम्पीडेंस दिया है वो 2 पर यूनिट दिया है, 100 MVA दिया है और 100 हमारा केवी रेटिंग दिया है। अब हम लोगों को न्यू वाले में कैलकुलेट करने बोल रहा है कि आप Z पर यूनिट न्यू कैलकुलेट करिए किस बेस पे। हमारा दिया है नया बेस 400 MVA पे एंड हमारा 400 किलोवोल्ट पे। तो इस हम लोगों को बेस पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये पुराना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप लोग अच्छे से रीड करिए। अब कुछ नहीं, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड इनटू MVA, ये हो जाएगा न्यू अपॉन में MVA ओल्ड इनटू ये हो जाएगा हमारा क्या था, KV ओल्ड अपॉन में KV न्यू का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है फॉर्मूले में, 2-4 बार आप लोग अगर इसको रिपीट करते हैं तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। अब आप लोगों को सब कुछ वैल्यू मालूम है, बस आप लोगों को Z पर यूनिट निकालना है बच्चा। तो देखिए Z पर यूनिट ओल्ड कितना है, 2 पर यूनिट है, तो 2 में लिख दिए इनटू, अब यहाँ पर MVA न्यू क्या है, 400 है क्योंकि इस पे कैलकुलेट करना है। ओल्ड क्या है, ओल्ड हमारा है 100 इनटू KV ओल्ड कितना है, देखिए 100 है और न्यू कितना है, न्यू हमारा 400 है। लेकिन इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये 400 अपॉन में 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, लेकिन उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो एक 4 से एक 4 कट गया, 2 अपॉन में 4 आया, मतलब 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 0.5 पर यूनिट आया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 0.5 पर यूनिट। तो बताइए अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आपको कोई भी स्टेट एई का पेपर हो, जेई का पेपर हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। वैसे ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस है, प्रीवियसली आए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसे मैं रब कर देती हूँ। तो ये हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर को सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। प्लीज आप लोग इसे सॉल्व करिए और बताइए आप लोगों का आंसर क्या है, ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग आंसर नहीं देते हैं, प्लीज आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दिया करिए। 6th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, a 25 MVA 33 kV ट्रांसफॉर्मर has a per unit impedance of 0.9. The per unit impedance at a new base 50 MVA and 11 kV would be। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर है, सिर्फ डेटा चेंज कर दिया। तो ये प्रैक्टिस के लिए, और ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो हमारा देखिए ओल्ड डेटा गिवन है वो क्या गिवन है, तो फर्स्ट केस में बोला है कि 25 MVA गिवन है और आपका वोल्टेज रेटिंग कितना गिवन है, 33 kV रेटिंग है। जबकि हमारा जो Z पर यूनिट था ओल्ड वाला वो कितना है, 0.9 पर यूनिट है। तो ये डेटा है, डेटा आप लोग को समझना है, ओल्ड कौन सा गिवन है, न्यू कौन सा गिवन है। अब जो हमारा न्यू है, तो न्यू में हमारा बेस MVA रेटिंग दिया है डबल, मतलब यहाँ 25 था तो ये MVA 50 MVA है और 11 kV है। इस केस में आपको Z पर यूनिट न्यू कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कैलकुलेशन है। तो एक बार आप भी मेरे साथ साथ फॉर्मूला लिखिए Z पर यूनिट न्यू का, ठीक है। Z पर यूनिट न्यू का फॉर्मूला लिखिए, फिर आप लोगों को मजेदार लगेगा।
ये हो जाएगा Z पर यूनिट ओल्ड इनटू MVA न्यू अपॉन में MVA ओल्ड इनटू KV ओल्ड अपॉन में KV न्यू का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब कुछ नहीं है, रख देते हैं 0.9 ओल्ड वाला गिवन है इनटू MVA न्यू क्या है हमारा 50 अपॉन में MVA ओल्ड क्या है 25 इनटू KV ओल्ड क्या है, देखिए ओल्ड हमारा है 33 अपॉन में न्यू क्या है, न्यू हमारा 11 पे पूछ रहा है, इसका स्क्वायर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं 0.9 इनटू, अब ये देखिए कट के बना 2 इनटू, अब ये 33 अपॉन में 3 है तो 3 टाइम्स कटेगा लेकिन इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 0.9 इनटू 2 इनटू 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा आप लोगों का। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 9 इंटू 2 है तो ये 81 हुआ, इंटू 2 करेंगे तो ये 162 अपॉन में 10 है तो इसका आंसर आएगा 16.2 पर यूनिट। तो देखिए वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, पहले 0.9 आ रहा था पर यूनिट, अब 16.2 है और ये पर यूनिट में आएगा, ओम में नहीं आएगा। तो ये आप लोगों का पूरा कंसेप्ट हो गया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आया हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जबरदस्त था। अब 7th क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, प्लीज आप इसे सॉल्व करिए और आंसर मुझे बताइए। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7th क्वेश्चन में हम लोगों को अच्छा क्वेश्चन है और ये पर यूनिट से रिलेटेड नहीं है, इसके नेक्स्ट वाला हम देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज अ लोड पैटर्न ऑफ 2000 किलोवाट 0.8 lakh for 12 hours and 1000 kilowatt at unity power factor for 12 hours. The load factor is, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को पावर फैक्टर भी मेंशन है। जितने भी हमने प्रीवियस में क्वेश्चन देखा हुआ था उसमें कहीं भी पावर फैक्टर मेंशन नहीं था, तो अगर पावर फैक्टर मेंशन है तो उसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। और आप लोगों को ऑप्शन क्या क्या है, देखिए 0.5 है, 0.75 है, 0.6 है एंड 0.2 है। तो अब देखिए सेकंड हमारा जो लास्ट ऑप्शन है 2 वाला, वो तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमारा लोड फैक्टर कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो अगर तुक्का भी मारने जा रहे हैं तो आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोड फैक्टर मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में डिस्कशन तो किया ही था, तो एक बार नोट कर लेते हैं पूरा डेटा और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जो डेटा गिवन है, देखिए ये गिवन है 2000 किलोवाट है और पावर फैक्टर है 0.8 दिया हुआ है, देखिए। और इस केस में ये 12 घंटे के लिए चल रहा है। सेकेंड केस में हमारा दिया है, देखिए 1000 किलोवाट इंटू 1000 किलोवाट और ये चल के यूनिटी पावर फैक्टर है मतलब 1 और ये चल रहा है 12 घंटे के लिए। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। और इसमें आप लोगों को बोल रहा है लोड फैक्टर कैलकुलेट करने, तो बहुत ही सिंपल है। मैंने ये बताया था सबसे पहले तो हम लोग लोड फैक्टर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू हमारा होता है एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड या फिर एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम। तो देखिए अगर मैं मैक्सिमम डिमांड बोलूँ तो ये बहुत ही सिंपल है, 2000 किलोवाट है और 1000 किलोवाट है, तो इसमें मैक्सिमम डिमांड क्या है, यहाँ से मैं कह सकती हूँ फ्रॉम द क्वेश्चन मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू 2000 किलोवाट। तो ये तो बहुत ही सिंपल था कैलकुलेट करना बच्चों। लेकिन अगर हमें एवरेज डिमांड देखना पड़े तो एवरेज डिमांड हम लोगों ने देखा था, जो भी हमारा एरिया अंडर द सर्कल आ रहा था नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड अपॉन में क्या है इन अ डे, क्योंकि ये देखिए 12-12 घंटे की बात करिए तो इन अ डे आ जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, डे की वजह से 24 आवर्स होंगे, यही होंगे 24 आवर्स होंगे। अब ये क्या था, यही हमारा क्या था, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड कौन देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है ना, एरिया अंडर द कर्व। अब आप लोगों को बोला हुआ है यहाँ पर, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए कि 2000, देखिए हमारा क्या होता था, एरिया अंडर द कर्व एनर्जी देता है और एनर्जी क्या होता है बच्चा, पावर इनटू टाइम होता है, और ये पावर क्या होता है VI, एक्चुअल में ये cos फाई होता है इनटू टाइम। लेकिन क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को डीसी वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, क्योंकि डीसी के लिए हमारा पावर फैक्टर होता है 1, यहाँ पर पावर फैक्टर 0.8 दिया है तो इसमें हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, तो अगर मैं पहले के लिए देखूं तो पहले के लिए हमारा E1 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू, देखिए पावर इनटू टाइम है तो पावर इनटू कॉस पावर फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2000
इंटू 0.8 इंटू टाइम, टाइम कितना है 12 घंटा। तो इसे कैलकुलेट करना है आप लोगों को, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। सेकेंड हमारा E2, तो E2 कितना आ जाएगा 1000 इंटू ये पावर फैक्टर यूनिटी इंटू 12 घंटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला तो हो गया हमारा 1200, ऊपर वाला कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैं देखिए रब कर दे रही हूँ, ये रब कर रही हूँ क्योंकि स्पेसिंग की प्रॉब्लम होगी, आप लोग के पास है तो नीचे नीचे सॉल्व करिएगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारा देखिए टोटल E निकलेगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2। ओके, E1 प्लस E2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा E1 की वैल्यू 2000 इंटू 0.8 इंटू 12। तो यहाँ से मैं कट करी 1010। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारा कि 8 इंटू 12 कितना होता है हमारा 96 होता है 96 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, कैरी 192, तो ये हो जाएगा 19200, यही होगा। तो ये हमारा E1 आ गया, प्लस E2 हम लोग कर लेते हैं 1200, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1200 है, देखिए 12000 है एक्चुअली, इसको 1000 कर लीजिए अपॉन में। अब हमारा एवरेज डिमांड कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को आप ऐड करिए, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31200। तो ये आपका आ जाएगा एवरेज डिमांड, ठीक है। एवरेज डिमांड ये ऐड करके डिवाइडेड बाय 24 आवर्स करिए आप लोग, अपॉन में 24 आवर्स करेंगे। तो जब ये 24 आवर्स करेंगे आप लोगों का तो आंसर कितना आएगा, आंसर आप लोगों का आएगा 1300। कितना आएगा 1300। इसे सॉल्व करिए आप लोग, 1300 आएगा। ओके, तो ये किलोवाट में था तो एवरेज डिमांड किलोवाट आ गया। अब बच्चा ये देखिए लोड फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है, एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज डिमांड कितना आ जाएगा 1300 अपॉन में मैक्सिमम डिमांड 2000। तो ओवरऑल आपका लोड फैक्टर कितना आ जाएगा, ओवरऑल आप लोगों का लोड फैक्टर कितना आ रहा है, देखिए 0.6 आ रहा है, ठीक है 0.6 आ रहा है। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आप लोगों का सी इज द करेक्ट वन। तो इसके लिए सी आंसर आपका करेक्ट है। और ये हो गया 7th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए आप इसे स्किप मत करिएगा। अब आता है हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन, आपके स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, आप सॉल्व करिए, आंसर बताइए। मैं 8th क्वेश्चन रीड करती हूँ, ठीक है। तो देखिए जो हमारा 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, The direct axis reactance Xt of a synchronous generator is 0.4 per unit. Based on the generator name plating of 10 kilovolt, 75 MVA, the base for calculation is 11 kV and 100 MVA. The per unit value of Xt on the new base. तो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों को Xt निकालना है, जो डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस रहता है हमारा सिंक्रोनस जनरेटर का, और ओल्ड वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 0.4, ठीक है। द बेस फॉर द कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को बेस वैल्यू गिवन है और कुछ वैल्यूज गिवन है। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हुए ये समझना है कि आपको ओल्ड बेस कौन सा है और न्यू बेस कौन सा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देती हूँ कैलकुलेट करने के लिए कि ओल्ड और न्यू को आप पहचाने, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन के लिए मैं रब कर देती हूँ, आप लोग 1 मिनट का समय मैं आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए, लेकिन कैलकुलेशन है और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है। डेटा मैं नोट कर लेती हूँ एक बार। तो हमारा देखिए डेटा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो ओल्ड कौन सा है, न्यू कौन सा है, ये देख लेते हैं। ओके, तो ओल्ड हमारा देखिए बेस फॉर द कैलकुलेशन, बेस फॉर द कैलकुलेशन मतलब अभी करने के लिए। तो न्यू वाला जो हमारा गिवन है वो है 11 kV और उसके साथ हमारा MVA रेटिंग है 100 MVA, जिसमें हम लोगों को Z पर यूनिट न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओल्ड हमारा कितना है 10 kV गिवन है और 75 MVA गिवन है, और साथ साथ में हमारा क्या है 0.4 पर यूनिट ओल्ड है। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो हमेशा सेम ही रहेगा, एक ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन का डेटा बस चेंज कर देता है। तो ये हो जाएगा अपना Z पर यूनिट ओल्ड इनटू MVA न्यू अपॉन में MVA ओल्ड
इनटू केवी अपॉन ओल्ड अपॉन में केवी न्यू का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या है। फॉर्मूला तो मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओल्ड वैल्यू 0.4 इंटू न्यू वैल्यू कितनी है हमारी 100 अपॉन में ओल्ड कितना है 75 इंटू केवी ओल्ड कितना है 10 है अपॉन में न्यू कितना है 11 का होल स्क्वायर। अब मैम ये कैलकुलेशन कैसे करें? तो कैलकुलेशन सिंपल है। देखिए इसे अगर आप कट करेंगे तो हमारा कट हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा कितने से कट हो जाएगा? देखिए ये हमारा हो जाएगा 15 से। करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है 15 से ही होगा। यस करेक्ट है। इनटू ये हो गया 100 अपॉन में 121। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है और इवन एसएससी जेईई में भी इतना कैलकुलेशन आता है कि आप लोगों को बोल सके कि ऐसा कैलकुलेशन आप परफॉर्म करिए। तो आप देखिए कई बार राउंड फिगर करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को। तो राउंड फिगर कहने का मतलब क्या है? इसका 121 है, तो इसे आप एक बार 121 करके सॉल्व करिए और एक बार 120 करिए। तो 120 जब आप लेंगे तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और ऐसे ये हो जाएगा 5 अपॉन में 6। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट, तो इसका आंसर आएगा 0.44 और ऑप्शन आएगा डी। तो मैं जस्ट ये आप लोगों को एक तरीका बता रही हूँ कि कई बार हम बड़े बड़े कैलकुलेशन में इसको क्या करते हैं, हम इसको हम एक बार जो पॉइंटों में है उसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको आसपास की वैल्यू देखते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल 121 लेकर के करिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 और इसके लिए आंसर आप लोगों का 0.44 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए आज का जो 9th क्वेश्चन है वो मैं रीड कर देती हूँ, आप लोग फटाफट से स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए। बोल रहा है अ जनरेटिंग स्टेशन हैज 500 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड एंड अ लोड फैक्टर ऑफ 50%, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ 40%, देन द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डेटा क्या क्या गिवन है 9th क्वेश्चन के लिए ये मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैक्सिमम डिमांड कितना दिया है 500 मेगावाट दिया है, जबकि जो हमारा लोड फैक्टर है वो कितना दिया है बच्चा 50% दिया है और हमारा जो कैपेसिटी फैक्टर है वो है 40%। तो ये तीन चीज आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग प्रीवियस क्लास में हमारे देखे थे। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोल रहा है भाई रिजर्व कैपेसिटी बताइए। तो रिजर्व कैपेसिटी बताइए, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड तो बच्चा गिवन है 500। अब इस प्लांट कैपेसिटी कैसे निकाले? तो प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए आप लोगों को प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का यूज करना पड़ेगा, यानी कि इसे कैपेसिटी फैक्टर भी कहते हैं। तो ये हमारा होता है एवरेज डिमांड अपॉन में प्लांट कैपेसिटी। तो देखिए प्लांट ये तो पता है हमें, ये निकालना है, एवरेज डिमांड नहीं पता है। तो अब आप लोगों को एवरेज डिमांड निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा लोड फैक्टर का, क्योंकि लोड फैक्टर क्या होता है एवरेज डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड होता है। तो एवरेज डिमांड अगर मुझे निकालना पड़ा तो लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर कितना है 50%, 50% मतलब आधा इंटू 500 इज इक्वल टू 250 हमारा क्या है मेगावाट, हमारा एवरेज डिमांड आ गया। अब इसके बाद अगर ये पता है तो ये आप इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी एवरेज डिमांड अपॉन में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो ये कितना है, ये हमारा 250 है अपॉन में 0.4 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक जीरो हटाएंगे यहाँ पर 25 इंटू 100 अपॉन में 4, तो आपका आएगा 620 मेगावाट। तो अगर 625 मेगावाट पीसी पूछा जाता प्लांट कैपेसिटी तब आप लोगों का 625 मेगावाट होता, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा है रिजर्व कैपेसिटी पूछा है। तो रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा है मैक्सिमम डिमांड पीसी कितना लिख रहा है 625 माइनस मैक्सिमम डिमांड कितना है 500 मेगावाट है। तो इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा 125 मेगावाट और ऑप्शन ए में देखिए क्या है 125 मेगावाट है, जबकि हमारा आंसर ए है। लेकिन ऑप्शन अगर दूसरा देखेंगे तो 625 भी है, तो इसे नहीं लेना, आप लोगों को करेक्ट आंसर निकालना है रिजर्व कैपेसिटी का। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के अपने अपीयर हो रहा होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है।
तो आप इसे सॉल्व करके बताइए, क्योंकि अभी मैं इतना सारा आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी। फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी और आप मुझे नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व करके बताइएगा, या फिर टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहां पर आप सॉल्यूशन बताइएगा। तो 10th क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है, देखिए 10th हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है फॉर अ गिवन बेस वोल्टेज एंड बेस वोल्ट एम्पियर द पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इज x. What will be the per unit impedance value of this element when the voltage and volt ampere both are doubled? मतलब ये है कि जो हमारा वोल्टेज था और वोल्ट एम्पियर था दोनों को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। ठीक है, दोनों को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। इस केस में आप आंसर बताइए कि नया पर यूनिट इम्पीडेंस में क्या फर्क होगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बोला है, ओल्ड केस में आप लोगों को बोला है जो हमारा पर यूनिट Z पर यूनिट ओल्ड है, Z पर यूनिट ओल्ड है, उसकी वैल्यू आप लोगों को x गिवन है, और हमारा जो वोल्टेज रेटिंग है मान लीजिए उसको हम लोग V1 लेते हैं, और जो हमारा वोल्ट एम्पियर है उसको VA1 लेते हैं। तो ये KV है, KV भी लिख सकते हैं, MVA था MVA लिख सकते हैं। ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, आप x y z कुछ भी ले सकते हैं। अब जो हमारा न्यू है, न्यू में आपको बोल रहा है कि z पर यूनिट न्यू आप कैलकुलेट करिए। कब करिए, जब ये दोनों क्वांटिटी क्या कर दिया गया है, डबल हो चुका है। डबल हो चुका है मतलब हम न्यू कंडीशन को अगर लेंगे, मान लीजिए V2 लेंगे, तो V2 हमारा क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया है, डबल कर दिया है वोल्टेज रेटिंग को। बच्चा ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो हमारा VA2 रेटिंग है उसको भी इसने क्या किया है, डबल कर दिया है। तो ये दो चीज आप लोगों के पास गिवन है क्वेश्चन में। अब आप लोगों को बोल रहा है कि जो हमारा Z पर यूनिट न्यू है उसमें क्या इफेक्ट होगा, x/2 होगा या डबल होगा या आधा होगा, कि क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अभी हमें पता है Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड इनटू, जो हम MVA लिखते थे अभी भी हम MVA लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हम स्टैंडर्ड याद रखते हैं। ओल्ड इनटू, देखिए ये क्या होता था हमारा KV ओल्ड अपॉन में KV न्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये अंतर है कि किलो वोल्ट में हम याद रखते हैं, ये वोल्ट है, तो ये वैसे भी कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा Z पर यूनिट ओल्ड है वो कितना बोल रहा है, वो x बोल रहा है, इनटू MVA न्यू क्या कर रहा है, हमारा MVA न्यू डबल कर दे रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा VA2 जो है उसको VA2 लिखते हैं एज इट इज, ये हमारा VA1 है, इनटू हमारा क्या है V2 अपॉन में V1 का होल स्क्वायर है। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा x है, कैपिटल X दिया है। VA2 क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है। VA2 क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा VA1 अपॉन में VA1 इनटू V2 क्या कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ V1 अपॉन में, ठीक है, ये ओल्ड रहता है, ये ओल्ड मतलब V1 अपॉन में V2, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन में 2V2 2V1 स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, आंसर x इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा x अपॉन में 2 इक्वल टू 0.5x। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, नया जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो आधा हो जा रहा है। अगर पहले में x था, हम लोगों ने सारी क्वांटिटी को डबल कर दिया, तो हमारा जो इम्पीडेंस नया आ रहा है पर यूनिट में वो x/2 आ जाएगा या फिर 0.5x आ जाएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो समझ में आया, ये हमारा पूरा 10 क्वेश्चंस थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका स्टेट AE JEE हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, आपका कोई मेट्रो पेपर हो, JEE हो, SSC, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पर यूनिट के बेसिस पे पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा लेक्चर को देखिए, फिर क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करिए। और बच्चा, आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन यहाँ अपीयर हो रहे होंगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसे सॉल्व करके आंसर मैच करिए और मुझे टेलीग्राम में इसका सोल्यूशन भेजिए और आंसर बताइए, ठीक है। फिर जो भी सॉल्व करेगा उसका मैं नाम नेक्स्ट सेशन में अनाउंस करूंगी कि कौन आज का विनर है। तो ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन और आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर से कह रही हूँ, अगर आपने सर्किट नहीं देखा तो सर्किट देखिए और अदर बैचेस देखिए। रीजनिंग की क्लासेस भी हमारी चल रही है हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग, तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहे। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।